Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Assam Prohari of Smart IAS Foundation. On today, October 5, I will discuss the last week Assam specific current affairs in depth for both prelims and mains. Since the last week was of Puja celebration, also Gandhi Jayanti was on October 2nd, Puja celebration, Gandhi Jayanti, ये सब एक साथ थे. तो एग्ज़ाम स्पेसिफिक जो एग्ज़ाम से रिलेटेड रेलेवेंट करेंट अफेयर्स है वो थोड़ा कम रहा न्यूज़पेपर में. 2 रोज़ के लिए तो न्यूज़पेपर कवरेज भी बन रहा था, बट फिर भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट पॉसिबल हो सकते हैं अपकमिंग प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो मैंने तुम्हारे लिए आज कवर किया है. सो इन 3 टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर आगे आपके लिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा इन 3 टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है, अभी जरा हम अगर इस एजेंडा को डिस्कस कर लें. सो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी कम्युनिटी स्पिरिट ड्यूरिंग दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन. जैसे कि मैंने क्या बोला कि अभी हमने दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन कंक्लूड किया है ना, आप सबने दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन, दुर्गा पूजा फेस्टिविटीज को अच्छे से मनाया. अब ये दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन का क्या कम्युनिटी स्पिरिट है, किस तरह से ये सोशल कोहेजन को प्रमोट करता है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में इसका क्या रोल है, सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, तो क्या क्या ऐसे सिग्निफिकेंस है हम वो डिस्कस करेंगे. क्या चैलेंजेस होते हैं इन सिग्निफिकेंस को फुलफिल करने में और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है जीएस पेपर 1 एंड 5 के पर्सपेक्टिव से, और फिर इससे रिलेटेड आपको एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दूंगा. ठीक है, द सेकेंड टॉपिक वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम आसाम पर्सपेक्टिव, धूलिया कल्चर. धूलिया कल्चर तुम में से कई लोगों ने शायद हो सकता है इसका नाम नहीं सुना होगा, एंड शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, इवन ऑब्जर्व भी किया होगा धूलिया परफॉर्मेंस को, धूलिया भावना को. तो ये आसाम के एंशिएंट रूट्स में हिडन एक बड़ा यूनिक कल्चर है, एक इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ आर्ट है. इंटेंजिबल फॉर्म है ना, इंटेंजिबल फॉर्म है, क्योंकि जिन लोगों ने अगर देखा होगा या आज जो मैं तुम सबके साथ डिस्कस करूंगा तो ये ना एक टाइप की कम्युनिटी परफॉर्मेंस होती है, ग्रुप परफॉर्मेंस है, जहां पे प्लेज परफॉर्म किए जाते हैं या जहां पे एक्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं, और इन कम्युनिटी परफॉर्मेंस को हम इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ आर्ट बोलते हैं. राइट, यू कैन नॉट टच इट एंड फील इट, आप इसे देखकर सेंस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ आर्ट. सो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इसका डिस्कस करेंगे किस तरह से धूलिया आर्ट एंड कल्चर कहाँ ग्रो करता है, क्या सिग्निफिकेंस है धूलिया आर्ट एंड कल्चर का, धूलिया कल्चर का, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग नाउ. क्यों न्यूज़पेपर में इसको अभी कवर किया गया था, कैसे हम इसे रिवाइव कर सकते हैं. द थर्ड टॉपिक वुड बी वाटर शेड मैनेजमेंट फॉर ब्रह्मपुत्रा फ्लड बफरिंग. आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को हम आसाम प्रहरी में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर द सेंटिनल एंड आसाम ट्रिब्यून दोनों में वाटर शेड मैनेजमेंट से रिलेटेड ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट 600 लगभग 700 करोड़ का फंड रिलीज कर रहा है जिससे कि वाटर शेड मैनेजमेंट ब्रह्मपुत्रा फ्लड बफरिंग के लिए हो सके आसाम में. सो ये इतना बड़ा जो फंड रिलीज किया जा रहा है फ्लड मैनेजमेंट के लिए या वाटर शेड को रिवाइव करने के लिए जिससे फ्लड मैनेजमेंट हो सके, उसके डिटेल्स हमें चेक करने हैं फ्रॉम जीएस पेपर 3 एंड 5 पर्सपेक्टिव. और उसके बाद लास्ट में जैसा कि प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चंस होता है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे. ठीक है, रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन की हम बात करें तो आज के सेशन में मैंने तुम्हारे लिए 2 टॉपिक्स डिसाइड किए हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ो गाइज, है ना. जब मैं तुम्हें रीड एंड रिफ्लेक्ट का टॉपिक बताता हूं देन आई एक्सपेक्ट कि आप ना इन टॉपिक्स को पढ़िए, अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ाइए. न्यूज़पेपर पढ़ना, ऐसे आर्टिकल्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है, दीज आर मस्ट फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सो पहला एक आर्टिकल मैंने चूज किया इंडियन एक्सप्रेस से, किसके ऊपर है, द न्यू जापानीज प्राइम मिनिस्टर, जो जापान में नई प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं. यस, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर. ना सिर्फ इंडिया के लिए, ना सिर्फ जापान के लिए, बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर ना देखो ये जो जेंडर बैलेंस होता है कि लीडिंग एग्जीक्यूटिव रोल्स में, लीडिंग लीडरशिप रोल में मेल्स का पार्टिसिपेशन तो अच्छा रहा ही, बट फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहा है. हमारे यहाँ भी अभी तक कितने फीमेल प्राइम मिनिस्टर हुई हैं, एक ना, द आयरन लेडी के नाम से हम जिनको बुलाते हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को. एंड वी नो कि प्राइम मिनिस्टर जो है दे आर होल्डिंग द एक्चुअल पावर. इवन फीमेल प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, अभी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राइट, एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी. तो 2 ही हमारे पास फीमेल प्रेसिडेंट भी हो पाई हैं. एंड बाकी आप वर्ल्ड में चाहे अमेरिका को देख लो, है ना, अमेरिका वाले काफ़ी डिंग हाँकते हैं कि हम वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में, बट भाई तुम्हारे यहाँ फीमेल प्रेसिडेंट कितनी हुई हैं कि नहीं हुई हैं, क्या रोल रहा है फीमेल्स का तुम्हारे यहाँ. सो ये सारी चीज़ बड़ी कंसर्न की बात है. जापान में भी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर होने वाली हैं.
बट उनका क्या नेचर है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट उनको बुलाया जाता है। क्या वो आगे किस तरह से जापान को लीड करेंगी, इंडिया जापान के रिलेशंस कैसे चेंज हो सकते हैं, वो इस आर्टिकल में बड़े अच्छे से बताया गया है, पढ़िए इसे। दूसरा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, दिस वुड हेल्प यू इन राइटिंग एसे, ये आपको एसे लिखने में बड़ा हेल्प करेगा, है ना। ये आपको जीएस पेपर 1 में हेल्प करेगा इंडियन सोसाइटी में। ये द हिंदू का ये आर्टिकल कि किस तरह से गर्ल्स एजुकेशन इंडिया में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सिर्फ गर्ल्स का इनरोलमेंट करवाना ही मायने नहीं रखता, गर्ल्स कितना डिजिटली लिटरेसी को अडॉप्ट कर रही हैं, किस तरह से एजुकेशन के बाद वो लीडिंग पोजीशंस में पहुंच पा रही हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। रूरल और अर्बन डिवाइड क्या है, किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स। ये दोनों आपकी रीड एंड रिफ्लेक्ट के सेक्शन है जो आपको पढ़ने हैं। ओके, सो नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक से पहले एक रिमाइंडर, दुर्गा पूजा स्कॉलरशिप जो टेस्ट है, करंट अफेयर्स स्कॉलरशिप टेस्ट, ये दुर्गा पूजा के ओकेजन से हमने स्टार्ट किया और हर मंथ आगे कंटिन्यू करेंगे इसे, जो कि कल होने वाला है 6 अक्टूबर 2025 को। 6 अक्टूबर 2025 को ये कब होगा एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ, कल मैसेज भी सबको जाएगा ही ग्रुप्स में। कल इसे हम लोग 10 PM कंडक्ट करवाएंगे, है ना। अराउंड 1 आवर का ये आपका MCQ बेस्ड करंट अफेयर्स टेस्ट होगा, जो आप स्मार्ट IAS के एप्लीकेशन पे अटेम्प्ट कर सकते हो। 10 PM टाइमिंग इसलिए फिक्स किया गया है ताकि जो हमारे 2 टाइप के एस्पिरेंट हो गए ना, हमारे एक एस्पिरेंट हो गए जो कि थ्रू आउट द डे पढ़ाई कर सकते हैं, जिन्होंने अपना स्कूल कॉलेज वगैरह कंप्लीट कर लिया है, और हमारे दूसरे एस्पिरेंट हैं जो हमारे कर्मयोगी बैचेज के होते हैं, जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल एस्पिरेंट्स हैं, जो दिन में काम कर रहे हैं और शाम को अपने पढ़ाई का काम करते हैं। सो दैट्स वाई दोनों को ध्यान में रखकर हमने 10 PM टाइम डिसाइड किया है स्कॉलरशिप टेस्ट का। सो टुमारो 10 PM यू कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट। अभी तक जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में फिर से मैं लिंक अटैच कर दूंगा, आप रजिस्टर कर लो सो दैट कल आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दे पाओ। सिलेबस वगैरह सब पहले से क्लियर किया जा चुका है, आप एक बार इसको देख सकते हैं। कम टू द फर्स्ट टॉपिक, कम्युनिटी स्पिरिट ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के ड्यूरेशन में कम्युनिटी स्पिरिट की बात हम करते हैं। क्या कम्युनिटी स्पिरिट है ड्यूरिंग दुर्गा पूजा? सो दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन अभी कंक्लूड हुआ। ये जो पंडाल मैंने यहाँ स्क्रीन में अटैच किया है, कैन यू आइडेंटिफाई ये पंडाल कहाँ का है? जिन लोगों ने गुवाहाटी में दुर्गा पूजा फेस्टिविटीज़ जिन्होंने सेलिब्रेट किया है, जो घूमने गए थे, वो बता सकते हैं मुझे कि ये पंडाल कहाँ का है। बड़ा अच्छा पंडाल बनाया गया था, है ना। सो अब हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन की अगर बात करें, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, और अपने आंसर्स में ना ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वर्ड ये सब मत लिखा करो, इसलिए क्रॉस करके दिया है मैंने। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन जो ऑटम महीने में हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन करते हैं, ये माँ दुर्गा की माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दनी बोला जाता है। तो माँ दुर्गा की ना सिर्फ महिषासुर की बल्कि अच्छाई की बुराई पर जीत को रेफर करता है। और इसके साथ साथ एक कल्चरल जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, उसके साथ ही हिंदू धर्म को मानने वाले लोग माँ दुर्गा की वर्शिप करते हैं, बट सिर्फ धार्मिक नहीं, धार्मिक के अलावा सांस्कृतिक कल्चरल रोल भी प्ले करता है। एक प्रोफाउंड कम्युनिटी स्पिरिट डेवलप करता है बाय यूनाइटिंग पीपल अक्रॉस कास्ट, क्लास, एथनिसिटी, रीजन, रिलीजन, एंड दैट्स वाई दुर्गा पूजा का एक इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन सोसाइटी में, इंडिया के कल्चर में। हम आसाम की बात करें तो आसाम में भी दुर्गा पूजा अपने हिस्टोरिकल, अपने इकोनॉमिक, अपने कल्चरल, अपने आर्टिस्टिक रेलेवेंस के लिए जाना जाता है, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इवोल्यूशन किस तरह से होता है दुर्गा पूजा का आसाम में, क्या ओरिजिन है। हम इसके एंशिएंट रूट्स, इसके मिडाइवल रूट्स या इसके मॉडर्न रूट को भी डिस्कस करेंगे। एंशिएंट रूट्स की हम बात करें तो दुर्गा पूजा फेस्टिवल ना सिर्फ आसाम में, बल्कि मैंने तुमको प्री सिक्योर के सेशन में पहले भी बताया कि बंगाल में भी, इंडिया के बाकी पार्ट में ट्राइबल्स लोगों ने दुर्गा पूजा की जो पूजा करनी शुरू की, स्टैचू बना के माँ की वर्शिप करनी शुरू की, ये कहीं ना कहीं ट्राइबल्स से स्टार्ट होती है। एक्चुअली ट्राइबल्स आर दोज पीपल, दोज कम्युनिटी जिन्होंने ह्यूमन सभ्यता का फाउंडेशन रखा था, ह्यूमन सभ्यता की नींव रखी थी, ह्यूमन सिविलाइजेशन की। दैट्स वाई आसाम में भी दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन हम ट्राइबल से स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने शक्ति कल्ट, शक्ति की उपासना करनी शुरू की, एक ऐसे शक्ति के रूप में, एक ऐसे पावर के रूप में जो फर्टिलिटी एंड प्रोटेक्टिव डिटी के रूप में वर्शिप की जाती थी। सो ये नेचर वर्शिप के साथ साथ एनिमल सैक्रिफाइसेस के साथ साथ भी अटैच हो गया। जैसे वो जो महिषासुर मर्दनी वाला जो पार्ट है, महिषासुर मर्दनी, तो महिषासुर मर्दनी की वर्शिप कैसे की जाएगी? महिषासुर मर्दनी की वर्शिप नेचुरल फॉर्म में वर्शिप की जाती है। महिषासुर मर्दनी की वर्शिप स्टैचू बना के की जाती है। महिषासुर मर्दनी की वर्शिप करने के बाद एनिमल सेक्रीफाइसेस भी देने की एक परंपरा रही है, ठीक है, जो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से प्रूफ होता है। अभी भी कई ऐसे शक्तिपीठ हैं, जैसे कामाख्या शक्तिपीठ या बाकी कई टेम्पल्स में, कई मंदिरों में अभी भी एनिमल सेक्रीफाइसेस, पाठा की बलि या खस्सी की बलि दी जाती है ना, कबूतर की बलि दी जाती है।
तो वो एनुअल सेक्रीफाइसेस का अपना एक पुराना हिस्ट्री है, पुराना परंपरा है जो स्टार्ट हुआ। फिर आगे हम कोच एंड अहोम रूलर्स के टाइम में देखें तो स्पेशल कंट्रीब्यूशन है महाराजा नरनारायण का, जिन्होंने आइडल वर्शिप के साथ कम्युनिटी सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। इसके बाद और भी कई महाराजाओं और भी कई राजाओं का भी कल्चरल कंट्रीब्यूशन जाता है, स्पेशली महाराजा नरनारायण एंड महाराजा बिस्वा सिंघा जी का। इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन आसाम में जो हिंदू प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग आसाम के बाहर जैसे बंगाल में या बिहार में या बाकी रीजन्स में सेलिब्रेट किया जाता था, उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता था, कुछ उसी परंपरा के साथ, उसी प्रैक्टिसेस के साथ, उन्हीं हिंदू प्रैक्टिसेस के साथ आसाम में भी महाराजा बिस्वा सिंघा एंड महाराजा नरनारायण ने दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन को लार्ज कम्युनिटी लेवल पर सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। फिर एक चैप्टर आता है, एक पॉइंट आता है वैष्णवाइट इंटीग्रेशन का, जब श्रीमंत शंकर देव ने अपने वैष्णवाइट मूवमेंट के थ्रू लोगों को अवेयर करना, लोगों को भगवान विष्णु की भक्ति सिखाई। और इस वैष्णवाइट मूवमेंट का इंपैक्ट दुर्गा पूजा वर्शिप पर भी पड़ा। कैसे दुर्गा पूजा वर्शिप पर पड़ा कि जो एनिमल सेक्रीफाइस काफी पॉपुलर हुआ था, वो एनिमल सेक्रीफाइस धीरे धीरे कम होने लगा। वाई? बिकॉज भक्ति मूवमेंट में कहीं पर भी सेक्रीफाइस की बात नहीं थी। तो श्रीमंत शंकर देव के टीचिंग्स को सीखते हुए, उनके टीचिंग्स को फॉलो करते हुए उन्होंने जो शक्ति वर्शिप थी उसको थोड़ा सॉफ्टन किया और यहाँ पे भक्ति को ज़्यादा इम्फेसाइज करने की कोशिश की। सो इस तरह से दुर्गा पूजा अपने एंशियंट ट्राइबल रूट से शुरू होकर फिर वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट के साथ मर्ज होकर अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो एक सॉफ्टन, एक भक्ति के रूप में भी वर्शिप की जाती है। साथ ही साथ जो एनिमल सेक्रीफाइस वाला पार्ट है कुछ जगहों पर वो भी फॉलो किया जाता है। इस तरह से इवोल्यूशन होता है, डेवलपमेंट होता है दुर्गा पूजा का आसाम में। अब हम सिग्निफिकेंस पर आते हैं। तो सिग्निफिकेंस को ना अलग अलग हेडिंग्स पे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर इस स्लाइड में मैं सोशल कोहेजन एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करता हूँ। तो सोशल कोहेजन या सोशल पर्सपेक्टिव की बात करूँ, कल्चरल पर्सपेक्टिव की बात करूँ, तो दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन जहाँ पे माँ शक्ति की वर्शिप की जाती है, माँ आदि शक्ति की वर्शिप की जाती है, तो माँ आदि शक्ति की वर्शिप कहीं ना कहीं जेंडर इंपावरमेंट से रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है? तो विमेन लेड आइडल मेकिंग होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, है ना, कन्या पूजा किया जाता है रामनवमी के रोज। तो कन्या पूजा के ड्यूरेशन में या फिर आइडल मेकिंग के ड्यूरेशन में या बाकी रिचुअल्स में जहां पर भी विमेन का या गर्ल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, समवेयर इट लीड टू गर्ल्स और विमेन इंपावरमेंट। इवन अभी कुछ एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हो, जैसे जोरहाट स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं, मुंबई स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं। आपको ऐसे एग्जाम्पल्स इंडिया के बाकी कॉर्नर्स में भी मिलेंगे। जोरहाट में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमें क्या मिला? विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन्होंने इको आइडल्स बनाया जिससे कि 500 से ज़्यादा रूरल विमेन को ना सिर्फ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिली बल्कि अपने कल्चर को दिखाने, अपने आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी को दिखाने का मौका भी मिला। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको अपने मेंस के आंसर्स में इंक्लूड करने हैं। दूसरा, अगर हम सोशल पर्सपेक्टिव की बात करें तो इट ब्रेक कास्ट एंड क्लास डिवाइड। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, प्री सिक्योर में भी मैंने ये डिस्कस किया है, आज फिर डिस्कस करता हूँ, क्लास में भी कई बार मैंने बताया कि मैसूरू या मैसूर का जो दशहरा सेलिब्रेशन है अर्थात दशहरा सेलिब्रेशन है, ये प्रोनाउंस करने का तरीका है, या महानवमी का जो सेलिब्रेशन है, वहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर बानू मुश्ताक मैम को इन्वाइट किया गया था इनॉग्रेशन के लिए। बानू मुश्ताक मैम जो कि माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, बट शी वॉज इन्वाइटेड टू इनॉग्रेट दुर्गा पूजा और दशहरा सेलिब्रेशन ऑफ मैसूर। ये सोसाइटी में इंटीग्रेशन को प्रमोट कर रहा है। साथ ही साथ जब हम पंडाल विजिट की बात करें तो जैसे ये जो पंडाल अभी मैंने आपको दिखाया, ये जो पंडाल मैंने आपको दिखाया, अब इस पंडाल में आप यहाँ पे देखो कुछ लोगों का भी मैंने जो स्क्रीनशॉट, जो इमेज लिया मैंने, यहाँ पे कुछ लोग भी दिख रहे हैं। तो क्या यहाँ पे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये ऐसा कोई डिवीजन होता है क्या? मेल फीमेल ये कोई डिवीजन होता है? ट्रांसजेंडर्स डिवीजन होता है? नहीं, सब लोग एक साथ खड़े होते हैं माँ की उपासना के लिए। सो ये ना सोशल कोहेजन, सोशल यूनिटी को भी प्रमोट करता है। एज वेल एज अब हम अगर इसको आसाम के कल्चर से कनेक्ट करें, लोकल कल्चर से कनेक्ट करें, तो लोकल कल्चर को भी प्रमोट करने का काम करता है, चाहे वो गुवाहाटी जैसे सिटी में हो या टी टाउन पॉकेट्स में, टी गार्डन्स वाले रीजन में हो। क्यों? जिस तरह से हम बोर गीत या फिर सेट्रियर डांस को इंक्लूड करते हैं, या फिर बैम्बू या केन बेस्ड आर्टिस्ट्री करते हैं, या आसाम के फोक टेल्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ये सब ना लोकल कल्चर को प्रिजर्व करना और शोकेस करने का भी काम करता है। ऐसा ही आप बंगाल में भी ऑब्जर्व करोगे। हम आसाम की बात कर रहे हैं तो हियर इन आसाम यू कैन ऑब्जर्व इट। दूसरे सिग्निफिकेंस पर आते हैं। अब चलो हम सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस इसका क्या है। तो सोशियो इकोनॉमिक की बात करें तो दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन यहाँ पर अब जैसे पंडाल बनाया जा रहा है, तो पंडाल बनाया जाएगा तो इकोनॉमिक जनरेशन भी होगा। कई ऐसे आर्टिस्ट
जो आर्टिस्ट मान लो अब वो अपने लिए एग्जीबिशंस नहीं ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, या वो आर्टिस्ट जो हैं वो अपने लिए बड़ा सा एक आर्ट हाउस नहीं बना सकते हैं, बट दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट आइडल्स ऑफ मूर्ति ऑफ दुर्गा माँ, और इस तरह से वो अपने आर्ट को दिखाने का काम करते हैं, जिससे उनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है। अराउंड 10 करोड़ रूरल इनकम, 10 करोड़ ये एक नंबर है, ये बहुत ज़्यादा है। बस मैं यहाँ रूरल इनकम की बात कर रहा हूँ कि झांपी बनाने के लिए या गामोसा बनाने के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा रूरल इनकम क्रिएट हुआ। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम हो रहा है। और ऐसे एग्जाम्पल देके आपको लिखना है ना, मेंस के आंसर्स में ऐसे एग्जाम्पल देकर लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। देन इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न सेलिब्रेशन। मॉडर्न सेलिब्रेशन का इवोल्यूशन कैसे? पहले अभी हमने कोस राजाओं, अहोम राजाओं की बात की, या इंडिया में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग राजाओं का कंट्रीब्यूशन है, वहां से निकलकर आज मॉडर्न लेवल पर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना, क्लाइमेट कंसर्न्स को दिखाते हुए पंडाल्स बनाना, ये सारी चीज शोकेस करता है कि फ्रॉम द एंशिएंट रूट्स वी आर इवॉल्विंग टुवर्ड्स द मॉडर्न सेलिब्रेशन ऑफ दुर्गा पूजा। ये मॉडर्न सेलिब्रेशन को भी शोकेस करने का काम करता है। बट देर आर सम चैलेंजेस एज वेल, कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे जब दुर्गा पूजा पंडाल घूमने की बारी आती है तो सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में आता है, क्राउड, भीड़। कई लोग भीड़ में जाने से बचते हैं, इसके वजह से या तो लेट नाइट निकलते हैं या फिर नहीं जाने की कोशिश करते हैं। कई बार बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बच्चे हैं या लड़कियों को भी, गर्ल्स को भी भीड़ में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो क्राउड मैनेजमेंट बिकम एन इशू ड्यूरिंग सच काइंड ऑफ लार्ज कम्युनिटी सेलिब्रेशंस। इसके अलावा रोड पे कंजेशन होना, ट्रैफिक जाम होना, जिससे इमरजेंसी सर्विसेज भी अफेक्ट हो सकती हैं। ये एक चैलेंज हो जाता है हमारे लिए, राइट। चलो दूसरा हम देखते हैं, और क्या हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग विसर्जन। विसर्जन की जब बात होगी, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन तो हो गया, फिर उसके बाद विसर्जन का बात आता है, जब माँ दुर्गा को वापस अपने मायके से, जैसे दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन की देखो एक स्पेशलिटी क्या है, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन ना सिर्फ बंगाल में, आसाम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह ऐसे मनाया जाता है कि माँ अपने मायके आती है। और जब माँ अपने मायके आती है, जब बेटी अपने मायके आती है, तो लोग खुशी से, हर्षोल्लास से उसे मनाते हैं। और फिर मायके से ससुराल विदा करने के टाइम में आंखें थोड़ी सी नम होती हैं, कुछ वैसा ही होता है विसर्जन के टाइम में, है ना। ये एक कल्चर है, पर्सपेक्टिव है, याद रखिएगा। पर अब हम इसको एनवायरनमेंट से कनेक्ट करते हैं कि विसर्जन के टाइम में जैसे कभी कभी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स यूज होते हैं मूर्ति बनाने में या पंडाल बनाने में, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके वजह से ना अर्बन वेस्ट भी कलेक्ट होता है। और साथ ही साथ हमारे जो भी हमारे वाटर रिसोर्सेस हैं, एक्वेटिक रिसोर्सेस हैं, वो उनके भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशंस में अननेसेसरीली ही, अनइंटेंशनली ही ऐड हो जाते हैं ये पॉल्यूशंस। साथ ही साथ क्रीपिंग कॉमर्शलाइजेशन ऑफ डिवोशन। दुर्गा माँ की भक्ति, ये हर भक्त के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, भक्ति दिखाने का एक जरिया था। बट आजकल लग्जरी पंडाल बनाना, स्पेशल लाइंस अरेंज करना, कॉरपोरेट्स के लिए, फिल्म एक्टर्स के लिए, इनके लिए ज़्यादा अरेंजमेंट करना, ये कहीं ना कहीं कॉमर्शलाइजेशन कर रहा है डिवोशन का। रूरल एंड ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन का मार्जिनलाइजेशन होना। जो छोटे पंडाल होते हैं या जो छोटी पूजा कमेटी है, छोटी कहने का मतलब उनकी भक्ति छोटी नहीं है, उनकी भक्ति बराबर है, बस उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, या रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो दे फेस बजटरी कॉन्स्टेंट, इनको बजटरी कॉन्स्टेंट फेस करना पड़ता है। ये वो चैलेंजेस हो गए। अब इन्हीं चैलेंजेस को आगे हैंडल करते हुए हम कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्या इसके लिए अलग से वे फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है, आप वे फॉरवर्ड कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, या जैसे मैंने ये जो क्वेश्चन दिया था 150 वर्ड में दिया था, मान लो अगर 250 वर्ड्स में क्वेश्चंस आए ना, अगर 250 वर्ड्स में आपको लिखना हो, तो ये जो वे फॉरवर्ड मैंने यहाँ दिया है ना, क्या इक्विटेबल सपोर्ट टू स्मॉलर पूजा कमेटी, कि अगर सरकार ही क्या करे, गवर्नमेंट्स क्या करे, या स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करे, स्मॉलर पूजा कमेटी को फाइनेंशियल सपोर्ट दे। या जो पंडाल फॉर्मेशन होता है, पंडाल फॉर्मेशन ऐसा किया जाए कि कल्चरल हार्मनी प्रमोट हो, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को ध्यान दिया जाए, है ना, इंक्लूसिवनेस पे ध्यान दिया जाए। तो जो भी चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को हैंडल किया जा सकता है, और आप इसको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, आपका 250 वर्ड्स का भी आंसर आराम से हो जाएगा। हालांकि मैंने कंटेंट यहाँ इस स्लाइड में भी जो दिया है वो तुम्हें 250 वर्ड्स का आंसर आराम से लिखने में हेल्प कर देगा, है कि नहीं। बट फिर भी अगर मान लो वे फॉरवर्ड को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड सो नाउ अ मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको ये मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये आपके लिए हो गए जो आपको बनाने हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है द क्राइसिस ऑफ धुलिया कल्चर। धुलिया कल्चर जो असम के इंडिजीनियस आर्ट से रिलेटेड है, बट नाउ इट इज फेसिंग अ क्राइसिस ऑफ डिसअपियरेंस। क्यों ये क्राइसिस हो रहा है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लें, धुलिया कल्चर की बात करें तो धुलिया कल्चर विच इज नॉट ओनली जस्ट रिलेटेड टू आसाम, आप इसे आसाम के अलावा बाकी रीजन्स में भी देख सकते हैं, बट आसाम की बात करें तो आसाम के स्पेशली जो नौलवारी रीजन है या दौरान वाले रीजन है, कामरूप जो एंशियंट कामरूप वाले हिस्से में पड़ते थे ये रीजन, यहाँ से रिलेटेड होता है। वॉट इज एग्जैक्टली ये धुलिया कल्चर है क्या? तो ये डांस ड्रामा, ब्लेंडिंग कॉमेडी, सटायर, म्यूजिक, थिएटर, इस चीज को रिप्रेजेंट करने का, फोक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ये हमारा धुलिया कल्चर है। एक बड़ा अच्छा प्ले परफॉर्म किया गया था, ये जो आप देख सकते हो रोहिणी प्रोडक्शंस ने प्रेजेंट किया था, धुलिया कल्चर ऑफ ओल्ड कामरूप। बड़े अच्छे से इसको प्रेजेंट किया गया था। आई थिंक यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, यू कैन गो एंड विटनेस इट, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर। आइए और डिटेल में चलते हैं धुलिया कल्चर के, क्या धुलिया कल्चर है, इसके सारे फाइन डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो भी। सो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ धुलिया कल्चर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द वैदिक इरा, मतलब काफी पुराना हिस्ट्री है, वैदिक इरा से ये कल्चर ड्रॉ किया जा सकता है। आप यहाँ पे हमारे एक आर्टिस्ट भाई को देख सकते हो धुलिया कल्चर से रिलेटेड। सो व्हाट दे एक्चुअली डू, ये एग्जैक्टली में धुलिया कल्चर क्या है, ड्रमिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एक्रोबेटिक स्किल शो करना, ड्रामा शो करना, सैटारिकल स्किट्स बनाना, ये सारी चीजें धुलिया कल्चर का पार्ट होता है। यूजुअली ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे 7 to 10 ड्रमर्स होते हैं, वेरियस आर्टिस्ट होते हैं, मतलब ये नंबर्स कोई फिक्स नहीं है कि 7 से 10 होंगे, कभी 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ग्रुप में परफॉर्म करने का काम किया जाएगा अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके। एक्रोबेटिक स्किल्स भी परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। रेयर एक्सप्रेशन ऑफ एजिलिटी एंड स्ट्रेंथ भी शो किया जाता है, मतलब जो एक्रोबेटिक स्किल्स शो कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पर मैंने बड़ा अच्छा एग्जांपल इंटरनेट से ढूंढा, आपने कभी देखा भी होगा क्या, स्पिनिंग अ बाइसाइकिल विथ देयर टीथ। इतना अच्छा एजिलिटी दिखाना, फिजिकल कैपेसिटी दिखाना कि बाइसाइकिल को अपने दांत से घुमा देना, राइट। और साथ ही साथ कई सॉन्ग्स भी फॉर्म किए जाते हैं, स्किट्स फ्रेम किए जाते हैं फोक बेस्ड लैंग्वेजेस को यूज करके, कॉलोकियल लैंग्वेजेस को यूज करके, मतलब वैसे लैंग्वेजेस जो बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। ये जो कॉलोकियल लैंग्वेजेस हैं, बोलचाल की भाषा में यूज किए जाने वाले लैंग्वेज है ना, मदर टंग्स आप इसको कह सकते हो, ऐसी भाषा जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखें तो शायद वो प्रॉपर्ली नहीं लिखा जा सके लिटरेचर के फॉर्म में, पर लोगों को समझाया जा सकता है। फोक नैरेटिव्स यूज किया जाता है अपने मैसेज को शोकेस करने के लिए। दिस इज धुलिया कल्चर, ये धुलिया कल्चर है, ये धुलिया भावना है। इसका इवोल्यूशन कैसे होता है, तो वैसे तो एंशिएंट वैदिक पीरियड से हम इसके रूट्स ड्रॉ करते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट पास होते आया। मिडाइवल पीरियड में आकर ना इसका 2 पार्ट बन जाता है, एक संस्कृत बेस्ड धुलिया आर्ट, एक फोक बेस्ड धुलिया आर्ट। ये जो फोक बेस्ड धुलिया आर्ट है, ये कामरूप रीजन में, ये आसाम वाले रीजन में ज़्यादा पॉपुलर हुआ संस्कृत वाले आर्ट से। आगे जाकर फिर श्रीमंत शंकर देव, इन्होंने श्रीमंत शंकर देव और फिर श्रीमंत शंकर देव के बाद बाकी उनके जो डिसाइपल्स थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन धुलिया आर्ट में, धुलिया भावना में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत माधव देव जो हैं, उनके जो डिसाइपल्स हैं, फिर उनके जो डिसाइपल्स हैं, इनके अंडर जब वैष्णवाइट मूवमेंट, वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट आसाम में पॉपुलर हो रहा था, तो धुलिया परफॉर्मर्स जो थे वो इन चीज़ को भी परफॉर्म करने का काम कर रहे थे, जिससे रूरल ऑडियंस को एक एंटरटेनिंग वे में एजुकेट किया जा सकता था। एंड देन ड्यूरिंग 19th 20th सेंचुरी, जब देश में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो ये जो धुलिया आर्टिस्ट हैं, इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरेशन में भी कई फोक ड्रामा प्रेजेंट किए, कई फोक आर्ट प्रेजेंट किए जो पेट्रियोटिक थीम पर बेस्ड होते थे। सो दैट्स व्हाई दे आर रेलेवेंट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टू द प्रेजेंट पीरियड एज वेल एज ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वहां पर भी इनका रेलेवेंस था, याद रखो इस चीज को। अब सिग्निफिकेंस क्या है, वाई वी आर स्टडिंग धुलिया आर्ट, क्यों हम धुलिया आर्ट के बारे में, धुलिया कल्चर के बारे में, धुलिया भावना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस अगर हम हेडिंग वाइज डिवाइड करें तो कल्चरल प्रिजर्वेशन का काम करता है। ओरल ट्रेडिशन से निकलने वाला ये कल्चर, फोक लोर से निकलने वाला यह कल्चर, फोक ह्यूमर को रिप्रेजेंट करने वाला यह कल्चर, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इनटेंजिबल हेरिटेज का पार्ट है, उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। जो डॉक्यूमेंट्री की हम बात कर रहे थे, अभी जो डॉक्यूमेंट्री मैंने तुम्हें शुरू में दिखाया था, ये 2024 की डॉक्यूमेंट्री, रोहिणी प्रोडक्शन की ये डॉक्यूमेंट्री। सो दिस प्रेजेंटेड एंड इट वॉन मेनी अवार्ड, कई अवार्ड भी प्रेजेंट किया इस डॉक्यूमेंट्री ने, जो धुलिया कल्चर को, ओल्ड कामरूप रीजन के धुलिया कल्चर को प्रमोट करने का काम कर रहा था, शोकेस करने का काम कर रहा था। द धुलिया कल्चर और द परफॉर्मेंस बाय द धुलिया आर्टिस्ट, दे शो डाइवर्स थीम रिलेटेड टू डिफरेंट सोशल फंक्शंस, जैसे जो भी उनके रूरल लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, या कभी अहोम या मुगल राजाओं को एडुकेट करने की बात होती थी, उनको कोई मैसेज देने की बात होती थी, तो अपने परफॉर्मेंस उनको वो मैसेज ये शोकेस कर देते थे।
सोसाइटी में लोगों को कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी या फिर पॉवर्टी बेस्ड इनइक्वालिटी को बताने का काम करना, विमेन के स्टेटस को बताने का काम करना, ये भी बड़े अच्छे इंगेजिंग मैनर में करने का काम किया जा सकता है। एज वेल एज जैसा मैंने बोला कि वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट से भी रिलेटेड है, सो इट इज ऑल्सो लिंक्ड टू द ब्रॉडर असमीज कल्चर। ना सिर्फ धुलिया आर्टिस्ट बाकी सोसाइटी के इशूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम में इंडिपेंडेंस से रिलेटेड भावना को, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो पैट्रियोटिक फीलिंग थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि वैष्णवाइट आर्ट, वैष्णवाइट मूवमेंट जो कि आसाम के कल्चर का एक यूनिक एस्पेक्ट है, एक इंटीग्रेटिव एस्पेक्ट है, उसको भी लिंक करने का काम करते हैं। सो दैट्स वाई इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। बट क्राइसिस भी साथ में फेस कर रहे हैं। क्या क्राइसिस है? क्राइसिस के साथ साथ वे फॉरवर्ड भी देखेंगे, पहले क्राइसिस देख लेते हैं। सो इफ यू लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्लाइड स्क्रीन, मॉडर्नाइजेशन के वजह से डिक्लाइन होना, 70% से ज़्यादा ट्रूपेज, ट्रूपेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, है ना, ऐसे ऐसे वर्ड याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को हम क्या बोलेंगे? ट्रूपेज। सो 70% से ज़्यादा ट्रूपेज नाउ दे आर लिविंग दिस प्रैक्टिस, वाई? ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन की वजह से, डिजिटल मीडिया की वजह से अब लोगों का इंटरेस्ट इसमें कम हो रहा है। लैक ऑफ पैट्रोनाइज एंड ट्रेनिंग इज अनदर रीजन। Only 20% ऑफ द कामरूप विलेजेज होस्ट धुलिया इवेंट 2025। 2025 जिसके लगभग 9 महीने पूरे हो चुके हैं, अब हम अक्टूबर में हैं, बस 20% कामरूप विलेजेज ने धुलिया इवेंट ऑर्गेनाइज किया 2025 में। इसका मतलब कि लोग भी पैट्रोनाइज नहीं कर रहे हैं, स्टेट की तरफ से भी पैट्रोनाइजेशन नहीं मिल रहा है। एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स तो तुम्हें बड़े आराम से समझ में आ गया होगा कि जब पैट्रोनाइजेशन नहीं मिल रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो इसके वजह से दे आर लूजिंग देयर इनकम। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी होता है बिकॉज ऑफ फ्लड एंड अदर सच एनवायरमेंटल एक्सट्रीम इवेंट्स, स्पेशली जैसे हम नौलवारी रीजन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे इन नौलवारी अग्निशाला धुलिया पार्टी दे स्ट्रगल्स विद फंडिंग, परफॉर्मिंग रेयरली। वाई? बिकॉज दे आर फेसिंग फ्लड चैलेंजेस, है ना, रेन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, एक्सट्रीम रेन इवेंट्स के वजह से, फ्लड की वजह से इनको परफॉर्मेंस के लिए भी जमीन या स्टेज नहीं मिल पाता है। एंड दैट्स वाई द कल्चरल इरोजन ऑफ धुलिया कल्चर इन द स्टेट। इस वजह से पूरे स्टेट में धुलिया कल्चर का इरोजन हो रहा है कि आज अगर बच्चों से आप पूछोगे जिनका जन्म आसाम में हुआ है, जो पल बढ़ रहे हैं आसाम में हो रहे हैं, उनको भी धुलिया कल्चर के बारे में मालूम नहीं होता है, या कई तुम में से यूथ को भी जो अभी इस सेशन को देख रहे हैं। सो व्हाट शुड बी द एफर्ट्स? क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए इसको प्रिजर्व करने के लिए? डॉक्यूमेंट्रीज एंड अवार्ड बनाना, जिसमें 2024 का जो रोहिणी प्रोडक्शन का जो डॉक्यूमेंट्री है उसने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। गवर्नमेंट एंड एनजीओ का सपोर्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज टू इंक्लूड धुलिया कल्चर इनटू कल्चरल टूरिज्म। अगर हम इसको माजुली के इको कल्चरल फेस्टिवल में कनेक्ट कर लें, अगर हम इसको काजीरंगा में जो कल्चरल फेस्टिवल परफॉर्म किया जाता है वहाँ कनेक्ट कर लें, या गुवाहाटी में अगर हम इसको बिहू के ड्यूरेशन में कल्चरल फेस्टिवल में कनेक्ट करें, या दूसरे कल्चरल फेस्टिवल में कनेक्ट करें अलग अलग टाइम पर, तो एक टूरिज्म के एस्पेक्ट से भी धुलिया कल्चर भी प्रमोट होगा और इसका प्रिजर्वेशन भी हो पाएगा। These are the possible ways to preserve and promote it, right? And so now the practice questions, ये 250 वर्ड्स में मैंने दिया है, मतलब आपको 3 से 4 पेज मिला के ये क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वाटर शेड मैनेजमेंट फॉर ब्रह्मपुत्रा फ्लड बफरिंग। वैसे तो मैंने यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट आपके लिए अटैच किया है वो द सेंटिनल नाम के न्यूज़पेपर से है, राइट, अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर द सेंटिनल। बट असम ट्रिब्यून में भी अगर आप जाओगे, असम ट्रिब्यून को भी खंगालोगे, उसको भी चेक करोगे, तो वहाँ पर भी वाटर शेड मैनेजमेंट से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था, that how the people of Assam, the government of Assam, they can manage the watershed and in this manner they can tackle Brahmaputra flooding। सबसे पहले हम वाटर शेड मैनेजमेंट को समझते हैं। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो किस तरह से फ्लड वाला रीजन है एंड द पीपल दे हैव लॉस्ट देयर होम्स, राइट। वाटर शेड मैनेजमेंट अगर है, कहना क्या होता है, वाटर शेड मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है? सो इट्स एक्चुअली अ सस्टेनेबल प्लानिंग, सस्टेनेबल प्लानिंग करना जिससे लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज को हम मैनेज कर सकें सो दैट फ्लड रिस्क मिनिमाइज हो सके एंड साथ ही साथ वाटर स्टोरेज एंड इकोसिस्टम हेल्थ प्रोमोट हो सके। दैट इज वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड होता क्या है ये देखो मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखा है, व्हाट इज वाटर शेड ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि किसी भी टाइप की वाटर बॉडी, चाहे वो एक छोटा सा पॉन्ड हो, चाहे वो दीपोर बिल हो, चाहे वो एक बड़ी सी रिवर हो, इन सबको हम वाटर शेड के रूप में रेफर कर सकते हैं एज पर द डेफिनेशन, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर की एक रिवर या थोड़े से हेक्टेयर का एक छोटा सा पॉन्ड या बिल, ये सब वाटर शेड के अंडर आता है। सो इनको कंजर्व करना, इनको प्रोटेक्ट करना, जिससे कि सॉइल हेल्थ प्रोमोट हो, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन कम हो, जिससे कि सरफेस रन ऑफ जो है वाटर का वो कम हो सके, इसको प्रोमोट करना ही, इसको प्रिजर्व करना ही वाटर शेड मैनेजमेंट कहलाता है। एंड इट इज़ वेरी क्रूशल for availability of clean water, for availability of food
बिकॉज वाटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फूड अवेलेबिलिटी। ना सिर्फ मच्छी खाने के लिए, ना सिर्फ फिशेस खाने के लिए, बल्कि इरीगेशन में भी क्लीन वाटर या वाटर अवेलेबिलिटी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड सो ओवरऑल सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रमोट करने के लिए वाटर शेड मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं वाटर शेड क्या है। ये डेफिनेशन मैंने तुम्हारे लिए बता ही दिया है ना, अपने मेंस के आंसर्स में भी इनको यूज कर सकते हो लिखने के लिए इफ रिक्वायर्ड। हम इंपॉर्टेंस पे देखते हैं, हेडिंग वाइज अगर इंपॉर्टेंस बनाएं तो वाटर सेट्स दे एक्ट एज बफरिंग मैकेनिज्म। हम ना वाटर सेट को स्पॉन्ज भी कह सकते हैं। स्पॉन्ज होता है ना, जैसे मान लो फर्श पे पानी गिर गया तो हम स्पॉन्ज से क्या करते हैं, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वाटर सेट है ना, लेट्स टेक एग्जांपल, हम दीपोर बिल का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम दीपोर बिल का एग्जांपल ले रहे हैं तो दीपोर बिल किस तरह से स्पॉन्ज का काम कर रहा है, ये जो एक्सेस वाटर होगा, मान लो रेन के वजह से एक्सेस वाटर आया, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। या फिर सरफेस रन ऑफ नहीं हो, वाटर बहकर कहीं पर इरोजन का काम नहीं करे, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इवन कई बार तो पॉल्यूटेंट को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है, पर अपनी एक कैपेसिटी है। अगर हम पॉल्यूटेंट को बढ़ाते जाएंगे तो फिर कितना पॉल्यूटेंट एब्जॉर्ब करेगा दीपोर बिल भी, उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी है ना, फिर कम हो जाएगा। एंड दैट्स वाई बफरिंग मैनेजमेंट के रूप में वाटर सेट्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आसाम की बात करें, अगर हम आसाम की बात करें, अब आसाम स्पेसिफिक चलो हम एक बात कर लेते हैं, तो आसाम बियर्स 70% ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्लड बर्डन। ब्रह्मपुत्र जो एक माइटी रिवर है, उसका 70% लगभग जो फ्लड का बर्डन है वो किसको बियर करना पड़ता है, आसाम को। एंड सो इफ वी प्रॉपरली मैनेज वाटर सेड देन वी कैन कंट्रोल द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड इन आसाम। हम लगभग 20 से 30% आसाम में जो फ्लड का इम्पैक्ट है उसको कम कर सकेंगे वाटर सेड मैनेजमेंट से। वेटलैंड रीएस्टोरेशन भी होना, चाहे वो वेटलैंड्स दीपोर बिल का हो, या वो वेटलैंड काजीरंगा रीजन का हो, या वो वेटलैंड मानस रीजन का हो, या किसी भी अलग रीजन का हो, वेटलैंड्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कई बार मैंने रमसार साइट्स को डिस्कस करने के टाइम में, वेटलैंड कंजर्वेशन के टाइम में वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस बताई है। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे अगर तुम सर्च करोगे वेटलैंड कंजर्वेशन रमसार कन्वेंशन, तो तुमको डिटेल में इसके बारे में वीडियो मिल जाएगा। सो वेटलैंड रीस्टोरेशन के लिए भी वाटर शेड मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, विच ओवरऑल कंट्रोल द फ्लड इंटेंसिटी इन द रीजन। क्योंकि अगर देखो वेटलैंड रीस्टोरेशन नहीं होगा ना तो फ्लड इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, इसलिए इसको कम करने के लिए हमें वाटर शेड मैनेजमेंट करना जरूरी है। अब अगर जैसे एक बिल है, इस बिल के पास से अगर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो हो रही है, इफ दिस पॉन्ड और इफ दिस स्मॉल वाटर सेट इफ इट इज प्रोपरली मैनेज, तो एक्सेस वाटर को ना ये एब्जॉर्ब करने का काम कर लेगा। और जब एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो फ्लड की इंटेंसिटी खुद ब खुद कम हो जाएगी। नहीं होगा तो फ्लड की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। दैट्स वाई वेटलैंड रिस्टोरेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वाटर शेड मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। ओके, बट क्या क्या की स्ट्रेटजीज होते हैं, कि ये स्ट्रेटजीज क्या क्या है, किस तरह से हम वाटर शेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो वेटलैंड रीस्टोरेशन करने से, जो लास्ट पॉइंट जहाँ पर मैंने ये खत्म किया था वेटलैंड रीस्टोरेशन से, वहीं से आगे मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ कि वेटलैंड रीस्टोरेशन से और कंट्रोल्ड वेटलैंड मैनेजमेंट से हम लोग वाटर शेड मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। इवन इन आसाम बजट देयर इज अ प्रपोजल दैट 9 डिस्ट्रिक्ट्स, आसाम के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में अराउंड 24 वेटलैंड्स का मैनेजमेंट कंजर्वेशन का काम किया जाएगा, so that this controlled wetlands in Brahmaputra basin could reduce discharge peak by 20% as per the global forum studies। मतलब कि जो डिस्चार्ज पीक होता है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर में काफ़ी ज़्यादा वाटर का डिस्चार्ज होता है, जिसके वजह से फ्लड वाले सिचुएशंस हर साल आसाम को फेस करना पड़ता है, जिससे कैपिटल और ह्यूमन दोनों लॉस हो रहा है, वो 20% तक कम किया जा सके। एंड दैट्स वाई वेटलैंड रिस्टोरेशन एंड कंट्रोल्ड वेटलैंड्स मेजर्स आर इंपॉर्टेंट। आसाम के बजट में भी इसका रेलेवेंस है, और ये स्पेशल नोट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मेंस के आंसर के लिए। जो मैंने बताया था शुरू में ही कि लगभग 700 करोड़ का 692 करोड़ का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास कर रही है, किसके लिए, 24 वेटलैंड मैनेजमेंट इन ब्रह्मपुत्र रिवर अक्रॉस ब्रह्मपुत्र रिवर इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम। आसाम के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो 24 वेटलैंड्स होंगे ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड, उनको मैनेज करने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए 692 करोड़ का प्रोजेक्ट पास किया जा रहा है। काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट का पैसा पानी की तरफ बहे नहीं, पानी या वाटर सेट को मैनेज करने में यूज हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है, ब्यूरोक्रेट्स पर है, और तुम लोग भी जो इसे आज देख रहे हो, आगे जाकर तुम भी इसका हिस्सा बनोगे, तुम्हारे ऊपर है। दूसरी क्या स्ट्रेटजी है, रिवर ट्रेनिंग एंड एम्बैंकमेंट्स बनाना।
रिवर ट्रेनिंग एंड एम्बैंकमेंट्स, कैसा एम्बैंकमेंट्स होना चाहिए? तो एम्बैंकमेंट्स में सिर्फ रॉक्स नहीं, वेजिटेशन भी यूज करना। मतलब अगर हम सिर्फ रॉक्स यूज करके अगर सपोज एम्बैंकमेंट्स बनाएंगे तो ना इसके टूटने की, इसके ड्यूरेबिलिटी के जो चांसेस होते हैं ना वो ज़्यादा हो जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाता है, जल्दी टूट जाएगा। लेकिन अगर हम बीच में यहाँ पे मान लो प्लांट्स लगा दें, यहाँ पर हम क्रीपर्स प्लांट्स लगा दें, तो ये ना इसको होल्ड करने का काम पड़ेगा इन एम्बैंकमेंट्स को, उस केस में ना इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दिस इज अ मेजर जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं वाटर सेट को। इंटीग्रेटेड बेसिन लेवल प्लानिंग करना, क्या इंटीग्रेटेड बेसिन लेवल प्लानिंग है? तो देखो ब्रह्मपुत्रा के अगर हम स्ट्रीम की बात करें ना तो दो स्ट्रीम है। एक अप स्ट्रीम वाला रीजन जिसमें अरुणाचल प्रदेश भूटान वाला पार्ट आ जाएगा कुछ रीजन में, और एक हो जाएगा डाउन स्ट्रीम वाला रीजन जिसमें असम के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे। सो बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोज रीजन्स दे हैव टू मेक इंटीग्रेटेड प्लानिंग, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भी, असम को भी, भूटान को भी, मतलब ये जो सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे अप स्ट्रीम में पढ़ते हो या लोअर स्ट्रीम में पढ़ते हो, डाउन स्ट्रीम में पढ़ते हो, इनको एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करने की जरूरत है। देयर वी कैन यूज अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा, जिसको ईओ डाटा भी बुलाते हैं, उनका भी यूज होगा। साथ ही साथ ड्रेजिंग एंड वेजिटेशन लगाने का काम करना। ब्रह्मपुत्रा बोर्ड जो है, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुमको आज दूंगा, आज के सेशन के एंड में ब्रह्मपुत्रा रिवर बोर्ड से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। सो ब्रह्मपुत्रा रिवर बोर्ड का ये प्लानिंग है कि रेगुलर ड्रेजिंग हो सके। पूरे ब्रह्मपुत्रा रिवर में नहीं है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जहाँ पे बह रही है हम बीच में जाकर ड्रेजिंग नहीं करेंगे, बट हम ब्रह्मपुत्रा रिवर के जो चैनल्स बनते हैं या ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास जो छोटे छोटे वाटर शेड है वहाँ पर तो ड्रेजिंग कर सकते हैं ना। वहाँ पर तो हम रिवर बेड से बालू निकाल सकते हैं, रेत निकाल सकते हैं, कचरा निकाल सकते हैं, जिससे कि रिवर की जो कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग की वो बढ़ जाए, वाटर सेट की कैपेसिटी बढ़ जाए। सो ये ड्रेजिंग करके और रिवर बैंक के अराउंड वेजिटेशन प्लान करके, ट्रीज प्लांट करके, नेचुरल वेजिटेशन बैंक के अराउंड प्लान करके हम वाटर सेट मैनेज कर सकते हैं, बफर जोन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, बट देयर आर सम चैलेंजेज, कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेज हैं? तो चैलेंजेज हैं डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल बफर्स। जैसे दीपोर बिल की बात करें तो दीपोर बिल इट हैज लॉस्ट अराउंड 30% लॉस ऑफ इट्स बफरिंग पोटेंशियल सिंस 2000। दिस इज़ वेरी कंसर्न, ये इकोलॉजिकली बड़े कंसर्न की बात है कि 2000 से लेकर अभी हम 25 ईयर्स की बात कर रहे हैं, है ना, 2000 से लेकर 2025 की बात कर रहे हैं, तो लास्ट 25 ईयर्स में लगभग 30% बफरिंग के पोटेंशियल जो है दीपोर बिल का वो कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है? क्योंकि सिल्टेशन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। जाके देख लो दीपोर बिल वाले रीजन में कितना पॉल्यूटेंट डाला जाता है, उसमें कचरा डाल दिया जाता है। दूसरा क्लाइमेट चेंज इन वेरिएबिलिटी, इरेटिक मानसून का होना, अचानक बारिश होना। अभी अक्टूबर के महीने में समझ में नहीं आ रहा है। अभी जब मैं सुबह बैठकर तुम्हारे लिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाहर बादल भी लगा है, धूप भी है, ऊपर वाला हमारी फिरकी ले रहा है, चाहता क्या है ये समझ में नहीं आता है। अचानक तेज बारिश हो रही है। अभी बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स में फिर से फ्लड जैसे सिचुएशंस हो गए हैं। पंजाब फ्लड फेस कर चुका है, डिवास्टेटिंग फ्लड। आसाम में भी फ्लड और ड्रॉट दोनों रहा। सो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी चैलेंज होता है वाटर सेट मैनेज करने में। कभी ड्रॉट लाइक सिचुएशंस हो जाते हैं तो वाटर सेट का वाटर कम हो जाता है, कभी फ्लड इतना होता है कि वाटर फ्लो होकर आसपास के जो सिविलाइज्ड एरिया है वहाँ पहुँच जाता है। इंस्टीट्यूशनल एंड कोऑर्डिनेशन गैप का भी होना, जो मैंने तुम्हें बताया कि अप स्ट्रीम में पड़ने वाले जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गए या भूटान जैसे स्टेट्स रीजन्स हो गए, डाउन स्ट्रीम में पड़ने वाले आसाम के बाकी रीजन्स हो गए, इनके बीच का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता है। ब्रह्मपुत्रा बोर्ड की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग ही रह जाती है। पैसा जो आता है वो पैसा पानी की तरह बह जाता है, लेकिन पानी के बहने को, बचाव को, पानी के बहने से जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होते हैं उसके बचाव में खर्च नहीं होता है। मतलब करप्शन भी एक बड़ा रीजन है जिसके वजह से चैलेंजेस बना रहता है वाटर सेट मैनेजमेंट का। बट यस देयर आर सम वे फॉरवर्ड एज वेल। वे फॉरवर्ड क्या है? वेटलैंड एंड अफॉरेस्टेशन, मतलब हम वेटलैंड का कंजर्वेशन करें। वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए अगेन आसाम बजट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो काम आएगा, है ना। हम यहाँ पर रमसार कन्वेंशन का भी तुम रेलेवेंस एग्जांपल दे सकते हो कि इवन रमसार कन्वेंशन विच हेल्प्स इन वेटलैंड कंजर्वेशन दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू वाटर सेट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड प्लानिंग करना, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व करना। अब दीपोर बिल के पास रहने वाले लोग या किसी पॉन्ड के पास रहने वाले लोगों को अगर अवेयर किया जाएगा कि देखो भैया, देखो दादा, देखो दीदी, देखो अगर तुम लोग इसमें पॉल्यूटेंट्स नहीं बहाओगे, इसमें कचरा नहीं डालोगे, तो ये जो वेटलैंड्स है ये कंजर्व रहेंगे, जिससे कि आपको आगे अगर इरेटिक मानसून भी होता है, बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाती है, तो आपको फ्लड का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका जो फूड सिक्योरिटी है या वाटर सिक्योरिटी वो बना रहेगा। एंड दैट्स वाई कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच नेसेसरी। And that's why Assam Disaster Management Authority sorry, around 1 लाख फार्मर्स को ट्रेन करने का भी प्लान बना के रखा है।
देन उसके बाद साथ ही साथ पॉलिसी रिफॉर्म्स भी। पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या, टारगेटिंग 50% रिडक्शन इन फ्लड रिस्क बाय 2030। जो पॉलिसी रिफॉर्म्स स्टेट लेवल पर या यूनियन लेवल पर, जिससे स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा सके, या डिफरेंट जो कन्वेंशंस होते हैं जो वाटर साइड मैनेजमेंट के लिए हेल्प करते हैं, जैसे ये रमसार कन्वेंशन का मैंने रेफरेंस दिया, इनके पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन रिफॉर्म्स भी काफ़ी जरूरी है। ये वो वे फॉरवर्ड है जिसके थ्रू हम वाटर साइड मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ अ मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन इट। एक आपके लिए मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके ऊपर। तो ये आज के 3 मेन टॉपिक्स थे जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और ये 3 मेंस के क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस करके इवेलुएट करवाने हैं, राइट। अब हम प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड से रिलेटेड। आप इसको गो थ्रू करो, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, ये इन्फॉर्मेशन आप वहाँ चेक कर सकते हो, फिर आंसर करोगे। दूसरा है धूलिया कल्चर इन आसाम, जो अभी मैंने तुम्हें समझाया, उससे रिलेटेड ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है। थर्ड इज वाटर साइड मैनेजमेंट, ये भी अभी समझाया है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया वाटर साइड मैनेजमेंट से रिलेटेड। फोर्थ वेटलैंड कंजर्वेशन, राइट। एंड फिफ्थ रिलेटेड टू दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन, और साथ ही साथ यूनेस्को में क्या रोल है, यूनेस्को में किस तरह से दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन को एक स्पेशल पहचान दी गई है। ये आपके 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स वाले। कल आई विश ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक कि कल के स्कॉलरशिप टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें, जो रात को 10 बजे आप लोग दोगे, ठीक है, ऑनलाइन। नेक्स्ट आसाम प्रहरी के सेशन में हम लोग फिर अपकमिंग वीक में जो आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम रेलिवेंट करंट अफेयर्स होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।